गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज स्टार्ट हो रहा है सोशल साइंस का हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है नेशनलिज्म इन इंडिया। अभी तक हमने देखा द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन द यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब क्योंकि ये इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की बात की जा रही है, तो वर्ल्ड में जो भी इसके सापेक्षिक साइमल्टेनियस जो घटित हो रहा था, जो भी हैपन हो रहा था, और उसी के पैरेलल इंडिया में भी सब कुछ चल रहा था। तो हम यहाँ पर नेशनलिज्म की बात करेंगे। तो नेशनलिज्म जैसे हमने देखा कि 1789 में जब यूरोप में फ्रांस से स्टार्ट हुआ। ठीक है, फ्रांस में फर्स्ट जो नेशन की जो फीलिंग्स थी ओरिजिन हुई। वहां से स्टार्ट होके ये धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में भी फैल गई, है ना। क्योंकि यूरोपियंस का अगर हम बात डिस्कस करें, इंडिया में जो आगमन हुआ थ्रू द सी रूट डिस्कवर के साथ ही, तो वो हमारा 1498 से स्टार्ट होता है ना। चलिए हम पहले कुछ इन्वेजन्स की बात करते हैं जो इंडिया पे हुए हैं प्रमुख, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपने इस चैप्टर में, है ना। तो चलिए पहले देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ इन्वेजन्स की बात कर लेते हैं। ठीक, तो ये आपके सामने एक लिस्ट रही, द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉरेन इन्वेजन्स ऑफ इंडिया इज एज फॉलोज, है ना। ये कुछ सीक्वेंस में लगे हुए हैं कि इंडिया में कब अटैक हुए, इसीलिए माना जाता है इंडिया में, है ना, इतने दिनों से लगभग 200 250 मतलब इतने सालों से अटैक होते चले आ रहे हैं। अटैक नहीं, दूसरे के जो है प्रभुत्व में इंडिया का है। तो सबसे पहला अगर हम बात करें 18 to 15 ईसा पूर्व की बात करें, बिफोर जो क्राइस्ट की बात करें, तो सबसे पहले आर्य इन्वेजन्स हुआ, आर्यों का आक्रमण हुआ। फिर आर्यों के बाद अगर हम डिस्कस करें, एक मिनट, ओके ना, हाँ ठीक। तो सबसे पहले आर्य आपको सामने मिल रहे हैं। फिर 535 ईसा पूर्व की बात करें, अगर बिफोर ईसा की बात करें, बीसी की बात करें, तो पर्शियन इन्वेजन हो गए, है ना, जो फारसी आक्रमणकारी। फिर अलेक्जेंडर आपको दिख रहा है, आप ईयर मत याद कीजिए, आप नॉर्मल ऐसे याद कर लीजिए सीक्वेंस में, अलेक्जेंडर। फिर सेलुसिड सेलुसिड का हो गया। फिर इंडो ग्रीक आक्रमण हो गया। फिर हुना आक्रमण हो गया, है ना, हुना हूण लोगों का जो आक्रमण था वो हो गया। इसके बाद अरब के लोग, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम, तुर्क के लोग आए जिसमें मोहम्मद गजनी, है ना, नाम सुना होगा ये। फिर इसके साथ ही दूसरे थे टर्किश इन्वेजन, जो कि फेमस हुआ करते थे, मोहम्मद अफ जो गौरी थे उनकी बात की जा रही थी। ठीक है, गजनी, फिर गोर की बात की जा रही थी। फिर मंगोल इन्वेजन हुआ। देन मंगोल के बाद, मंगोल कौन थे, मंगोल ये आपके अफगानिस्तान वाले रीजन की इधर के जो लोग हुआ करते थे वो सब हुआ करते थे। फिर उसके बाद मुगल आ गए, है ना, ईरान इराक बगदाद के लोग, है ना, मुगल आ गए। फिर इसके बाद नादिर शाह का हुआ, और इसके साथ ही नादिर शाह के बाद फिर यूरोपियंस का हुआ। अब इसमें क्या होता है कि ये जो है ये सीक्वेंस है बड़े इन्वेजन्स का। इसमें अगर हम बात करें मोहम्मद गौरी गजनी और इनमें, फिर इनमें तैमूर जैसे लोग आएंगे, है ना। तैमूर के बाद फिर जब मंगोल और इन लोगों को हराते हुए तैमूर, मुगल, मुगल में बाबर आएंगे। जो बाबर किसको, बाबर मंगोल्स के उस पर बोलेंगे, गजनी मोहम्मद गौरी गजनी के उस पर बोलेंगे कि हम, बाबर क्या बोलते हैं कि हम तैमूर के वंशज हैं, है ना। तो ये सब सीक्वेंस इनका चलता रहता है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ आपको समझाना चाहते थे आर्य, पर्शियन, अलेक्जेंडर,
सेलुसाइड, ठीक है, इंडो ग्रीक, हूड, है ना, मोहम्मद कासिम गजनी, मतलब अरब टर्किश, यहाँ या कीजिए, अरब टर्किश, है ना, और मंगोल, मुगल, और फिर यूरोपियंस। ये इन्वेजन्स प्रमुख रूप से इंडिया पे हुए। हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे, आपने इसमें से मोस्ट ऑफ द क्लास 8 6 से लेके 6 to 8 पढ़ लिया होगा, ठीक। अब इसके बाद 9th और आपको 10th में, ठीक है, इसमें 10th में 8th में आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ा था, ठीक है, नेशनल मूवमेंट का चैप्टर आपने पढ़ा होगा। फिर 9 to 8 जो है इंडिया और वर्ल्ड के कंटेम्प्रेरी की हम बात करते हैं, तो इसमें यूरोपियन इन्वेजन्स जो इंडिया में हुए हैं, अभी तक हमने पूरा यूरोप का लगभग पढ़ लिया, फ्रेंच अलग अलग पढ़ा ना क्लास 9th और उस सबके। अब हम इंडिया पे आते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ आफ्टर द फ्रेंच, दैट मीन्स नेशनलिज्म राइज इन इंडिया के बाद, है ना, नेशनलिज्म इन यूरोप के बाद कैसे इंडिया में मूवमेंट हुआ, है ना, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये आपका ग्लोब रहा, इसीलिए यहाँ पर लगाया। शुरू करते हैं हम कुछ पीछे की बातें जो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, और हम आई होप आप इतना समझ गए होंगे ना, और फिर हम डिस्कस करते हैं आगे। ओके नाउ, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितने अटैक्स हुए, कितने लोग आए यहाँ पर, और हम यहाँ पर सिर्फ उसमें का एक पढ़ रहे हैं, यूरोपियंस का, है ना। फर्स्ट लाइन, एज यू हैव सीन मॉडर्न नेशनलिज्म इन द यूरोप। सबसे पहले मॉडर्न नेशनलिज्म आपने यूरोप में देखा, और यूरोप में कहाँ देखा, वहाँ आपको फ्रेंच से स्टार्ट हुआ, दैट मीन्स फ्रांस से स्टार्ट हुआ, सॉरी 1789 से। ओके, इससे पहले अगर हम बात करें तो यूएसए एंड स्विट्जरलैंड, है ना, दो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में इस्टेब्लिश हो चुके थे। लेकिन अगर एक नेशन की फीलिंग्स जो है, नेशन स्टेट की जो फीलिंग्स थी, उसको पॉपुलराइज करने का जो पूरा श्रेय है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को जाता है। ओके, तो फ्रांस के साथ, फिर फ्रांस के साथ पूरे यूरोप में फैला, और यूरोप के साथ ही फैल गया पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, उसमें से एक पार्ट है इंडिया। तो इसीलिए हम पढ़ते हैं इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, है ना, उसके समकालिक कौन कौन सी घटनाएं घट रही थी, वो भी कहाँ कहाँ। कम टू एसोसिएट विद द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट। तो यूरोप में आधुनिक जो है राष्ट्र राज्य का जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हुआ था। ये आपने देखा लास्ट क्लास में, ठीक है। लेक्चर जो 7 ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। 7 में है, लेकिन हाँ, वो 7 लेक्चर आपके इतने डिस्क्रिप्टिव हैं कि आप अगर एक बार सही से देख लेंगे और नोट्स बना लेंगे, दोबारा फिर देख लेंगे और नोट्स को रिवाइज कर लेंगे, आप नो डाउट आप कोई उसमें कहीं से भी कुछ क्वेश्चन आए, आप इजिली आप उसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है। इट आल्सो मीट अ चेंज इन अ पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे वर एंड व्हाट डिफाइन द आइडेंटिटी सेंस ऑफ द बिलोंगिंग, है ना। इससे पहले अपने बारे में लोगों की जो समझ है बदलने लगी, वे कौन हैं, है ना, हु दे वर, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है ना, किस बात से उनकी जो पहचान है, उनकी आइडेंटिटी है, वो प्रभावित होती है। एंड उस यह भावना बदल गई, सेंस ऑफ द उनका जो बिलोंगिंगनेस था वो सब चेंज होने लगे, ठीक है। नाउ न्यू सिंबल्स, नए सिंबल आपने देखा जो फ्लैग के उसमें थे, आइकन्स आपने देखे, है ना, जो कि टॉर्च ऑफ द एनलाइटमेंट की बात करते हैं, मशाल की बात करते हैं हम लोग, है ना, मशाल, ठीक है। और एक जो उनके पत्र हाथ में था, है ना, पत्र की बात करते हैं। और वेस्ट ऑफ द
मोनार्की की बात करते हैं, ये जो जो भी सिंबल्स जो भी लग रहे थे उनको डिस्कस किया हमने। कौन से वो सब क्या थे, वो सब एक टाइप का नेशन के उसमें शो कर रहे थे। फ्लैग, वन नेशन वन फ्लैग की बात की जा रही थी। और फ्लैग फ्लैग के नीचे एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग ही थे, वही नेशन थे, है ना। न्यू सॉन्ग्स, अब क्या हुआ था फिर धीरे धीरे चेंज हुआ, किसका फॉर्मेशन, जो नेशन एज अ फीलिंग्स जो है वो वॉर से खत्म होके, है ना, वॉर के साथ ही नहीं, अब लोगों में वॉर, जो नेपोलियन बात कर रहा था उसको धीरे धीरे चेंज हुआ। अब क्या, आपके सॉन्ग्स से रिलेटेड आपको ऐड कर दिया गया, ठीक है। जो कुछ आइडिया हुआ करते थे आपके, जो सेपरेट आइडिया से आपको अलग कर दिया गया, मतलब आपको उसके थ्रू जो भी नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो ओरिजिनेट की जाने लगी, जगाने जाने लगी। लैंग्वेज के बेस पे आपको एक किया जाता है, हिंदी जैसे सपोज दैट, है ना। तो इस तरह से सॉन्ग्स, आइडिया फॉरगेट न्यू लिंक, रीडिफाइंड बाउंड्री ऑफ द कम्युनिटीज, जैसे रीडिफाइंड बाउंड्री ऑफ द कम्युनिटीज की बात की जाने लगी, जिसमें हम अपने राष्ट्र के प्रति जो लगाव हुआ करता था, जो भाव पैदा होने लगा, वो नए प्रतीक चिन्हों, नए गीतों और विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए। और जो समुदाय हुआ करते थे, कम्युनिटी हुआ करती थी, की सीमाओं को दोबारा परिभाषित किया गया। जैसे फ्रांस की बात की गई थी, जब कंजर्वेटिव लोग आए उसके बाद फिर से रिडिफाइन किया गया, और आफ्टर कंजर्वेटिव रिडिफाइन और जो भी सब हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ ग्रीस होने के बाद, यूनिफिकेशन ऑफ जब इटली हुआ 1871 के अप्रॉक्स, और उसके बाद फिर से स्टार्ट हो गया बाल्कन एरिया वाला रीजन पे, है ना, जिसमें रशिया, रशिया, जर्मनी, इनको आपने देखा कि बाल्कन रीजन पे कौन सबसे पहले ज़्यादा इन्वेट करेगा, कौन उसको अपने कब्जे में रखेगा, क्योंकि बाल्कन रीजन मोस्ट रिसोर्सफुल रीजन था, बट वो रीजन मोर डाइवर्स हुआ करता था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कम्युनिटी, रेशियल, है ना। तो इस तरह से इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे रीडिफाइन होने लगी फिर से बाउंड्रीज, जो प्रेजेंट टाइम देखने को मिलती है। इन द मोस्ट कंट्री अ मेकिंग ऑफ द न्यू नेशनल आइडेंटिटी वाज लॉन्ग प्रोसेस। बहुत सी कंट्रियों ने फिर से क्या किया, ज़्यादा देशों में इस नई जो है राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ, इसमें से जैसे हम भारत की बात करते हैं, तभी तो 1947 में हम लोग इंडिपेंडेंट मिली, ठीक है। तो इसी के साथ हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस इमर्ज इन इंडिया, तो जो ये हमारे देश में जो चेतना है किस तरह से पैदा हुई, किस तरह से ओरिजिनेट हुई कि हमको भी इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र बनना है, तो ये कैसे हुई, क्या इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें थी, तो हम इसको शुरू करेंगे। तो आइए हम देखते हैं आज अब इंडिया के अपने बारे में। तो आई होप अभी तक जो थोड़ा बहुत हमने बताया आपको, इन्वेडर बाहर वाले जो आक्रमणकारी थे कौन कौन से आए, औपनिवेश किसने किया, और इसके बारे में। तो अब हम शुरू करते हैं अपने यूरोप के उसमें, ठीक है। तो नेशनलिज्म की बात करें तो नेशनलिज्म इन द फीलिंग ऑफ द वननेस एमंग द पीपल लिविंग इन द टेरिटरी, एक किसी क्षेत्र में लोग जो रहते हैं उनमें एक समान की जो फीलिंग्स होती है रहने वाले एक क्षेत्र के लोगों में, उसे ही हम एक राष्ट्र कहते हैं। वो चाहे लैंग्वेज के आधार पर हो सकती है, वो सॉन्ग के आधार पे हो सकती है, क्योंकि वो फॉक टेल्स इसको कहते हैं, है ना, फॉक टेल्स किसी कहानी के आधार पर हो सकती है, किसी रिलीजन के आधार पे हो सकती है ना। ये सब उनके बेसिस होते हैं, ठीक है, सिंगल। नाउ द डिजायर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल्स हु शेयर द, देखो यहाँ पर रेशल, कल्चर, लैंग्वेज एक्सेट्रा फॉर्म्स आ इंडिपेंडेंट कंट्री, किसी एक आधार पर वो एक स्वतंत्र देश के रूप में जाने जाएंगे। जैसे अगर तिरंगा है, इसके पीछे लोग हैं, तो ये माना जाएगा कि ये हिंदुस्तानी है, ठीक है। और जैसे जर्मनी की बात की थी हम लोगों ने, तो जर्मन सारे लोग थे,
फ्रेंच की बात की थी तो उसमें फ्रांस के लोग थे, है ना। तो इस तरह से जो सिंगल एक आइडेंटिटी की बात की गई, सिंगल लैंग्वेज की बात की गई, तो सिंगल पीपल्स भी हुआ करते थे। ठीक है, कुछ एप्स जो अपवाद स्वरूप, चलिए ये आपको सीक्वेंस पहले हमने बता दिया। नाउ अराइवल्स ऑफ द यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। अब हम देखेंगे हमारा यहाँ जो मेन जो मोटो है डिस्कस करने का, वो कंटेम्प्रेरी ऑफ द वर्ल्ड इन द यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में है। हम एशियंट और उसमें हम बात नहीं करेंगे, है ना। तो इसमें हमारा बात करने का कोई वो आज नहीं है। तो ठीक है, तो अराइवल ऑफ द यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, जब भारत में यूरोपियन कंपनी आई, यूरोपियन कंपनी का मतलब होता है, यूरोप क्या है, पूरा कॉन्टिनेंट है, याद रखिएगा, है ना, पूरा महाद्वीप है। और महाद्वीप में काफ़ी सारे कंट्री आते हैं, चाहे उसमें हम ब्रिटेन की बात करेंगे, आपको ब्रिटानिया याद करिए, हम फ्रेंच की बात करेंगे, ठीक है, हम बात करेंगे नीदरलैंड की बात करेंगे हम किसकी, डेनमार्क की बात करेंगे, है ना। हम डिस्कस करेंगे स्वीडन का डिस्कस करेंगे, है ना। हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर इंग्लैंड को डिस्कस करेंगे, ब्रिटेन में है वैसे, ठीक है, इंग्लैंड की बात करेंगे। तो इस तरह से हम कोई भी डिस्कस करें तो ये सब यूरोप में है। हम अभी आपको मैप के थ्रू आपको इजीली समझा देंगे क्या है क्या नहीं है। नाउ सिंस एशियन टाइम दे यूज टू कम टू इंडिया फॉर द फॉरेन ट्रेड, है ना, फॉरेन ट्रेड के लिए आए थे। यूरोपियन कंपनीज अराइव्ड इन इंडिया ओनली फॉर द ट्रेड। जो यूरोपियन कंपनी थी वो सिर्फ ट्रेड के लिए आई थी, ऐसा पहले उनका मानना था, उनका कहना हुआ करता था, और मानना हम लोगों का हुआ करता था। ठीक है, ये यूरोप का क्या है फेमस, इस बिल्डिंग का जो ये टावर है, इसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अगर जानते हैं, नहीं तो हम लास्ट में बताएंगे। ठीक है, नाउ तो सबसे पहले कौन से आए, पुर्तगालीज आए 1498 में, 1498 में। फिर इंग्लिश लोग आए 1600 में, डच लोग आए 1602 1595 में पहले, फिर 1602 में उन्होंने 1602 में कंपनी स्टैब्लिश की। ठीक है, तो ये डच किसको कहते हैं, नीदरलैंड के लोगों को कहा जाता है। ठीक है, डैनिश जो लोग थे वो डेनमार्क के लोग हुआ करते थे, ये 1616 में आए। फिर फ्रांस के लोग जो थे वो भी इंडिया में आए, कब, 1664 में। ठीक, फिर स्वीडिश लोग भी इंडिया में आए 1731 में। ये कुछ आवागमन होता रहा, और ये सभी जो आते थे ये सभी ने ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अपनी फर्म्स चलाई। ठीक, अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब इस इंडिया जो था वो ईस्ट में था, इसीलिए इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा जाता था। ठीक है, एक ईस्ट इंडिया है, दूसरा वेस्ट इंडीज है। वेस्ट इंडीज को वो अलग कहानी है, नाम क्यों पड़ा कैसे पड़ा उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया मतलब इंडिया ईस्ट में है, इन सब कंट्रियों के हम लोग इनको वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, पश्चिमी सभ्यता बोलते हैं, पश्चिमी देश बोलते हैं कि पश्चिमी सभ्यता के लोग आए, पश्चिमी सभ्यता हम लोग फॉलो करते हैं, पश्चिमी देश के लोग आए, उन लोगों ने हम पे अटैक किया। तो इसी तरह ईस्ट भारत ईस्ट में है, तो वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर सभी लोगों ने इस्टेब्लिश की ना। तो सबसे पहले जब इंडिया में हमने बात की कि 1498 में, तो 1498 पुर्तगाली वॉक्सो डिगामा आया। उससे पहले हम कुछ डिस्कस कर लेंगे अपने हिस्ट्री पे कि वो क्यों आया। तो अगर मैं डिस्कस करूँ इन 1453, ठीक है, डेट याद रखिएगा, हम डिस्कस कर रहे हैं 1453। ठीक, नाउ 1453 में क्या हुआ कि उस टाइम पे कॉन्स्टेंटिनोपॉल फेल हुआ। कॉन्स्टेंटिनोपॉल जो हमने यूरोप में देखा था कि कैसे लोगों ने चारों तरफ से घेर के उस पर अटैक किया था, कॉन्स्टेंटिनोपॉल पे, कौन, ऑटोमन एम्पायर ने, है ना।
कॉन्स्टेंटिनोपॉल की कहानी बताई थी थोड़ी सी, मैंने वो मस्जिद वाला एरिया दिखाया था, अगर नहीं है तो 6 या 7 लेक्चर में पढ़ा हुआ है, लास्ट वाला देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। क्योंकि आप जब तक कहानी को वो नहीं करेंगे तब तक आप फिर समझ नहीं पाएंगे। तो कॉन्स्टेंटिनोपॉल पर क्या हुआ, ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन टर्क्स का कब्जा हो गया। ऑटोमन टर्क्स का कब्जा, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपॉल इतनी स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी हुआ करती थी कि उस पर लोगों ने काफी अटैक किए, लेकिन वो कभी सफल नहीं हुए। लेकिन फाइनली ऑटोमन जो टर्क था उसका एक सबसे राजा का भी जो उसके खलीफा हुआ करते थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा, आएगा फिर नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। तो जब उन्होंने अटैक किया, वो भी काफी दिनों तक चलता रहा बराबर युद्ध, तब जाके उसके दीवार को तोड़ पाए थे, बहुत जद्दोजहद की थी, और उसके बाद है ना, ठीक। तो इसके साथ जब ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपॉल पे कब्जा कर लिया 1453 में, तो ऑटोमन ने जल्द ही पूरे भूमध्य सागर के पास के क्षेत्रों को जीत लिया, क्योंकि मेन कॉन्स्टेंटिनोपॉल था, उसको जीतने के साथ सभी को जीत लिया, ठीक। फिर क्या हुआ था, इन दीज सर्कमटेंस, जो ये परिस्थितियां बनी, इसमें यूरोपीय मसालों और अन्य वस्तुओं को आयात करने के लिए भारत के लिए सीधा समुद्री मार्ग खोजने के लिए उत्सुक हुए, ठीक है। क्योंकि पहले वो ये कॉन्स्टेंटिनोपॉल ये सब होते हुए चले आते थे, लेकिन अभी क्या हुआ, अब ये सिल्क रूट की अगर हम सिंपल बात कर लें कि सिल्क रूट बंद हो गया, है ना। सिल्क रूट, वही सिल्क रूट जो क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने। वो सिल्क रूट बंद होने के साथ ही क्या हुआ कि अब लोगों को जरूरत पड़ी कि जो भारत से जो सामान जो जाता था, मसाले साले, अब उनके लिए क्या करना पड़ा कि दूसरा रूट ढूंढना पड़ा। तो उसी उसमें वॉक्सो डी गामा डिस्कवर्ड न्यू सी रूट टू इंडिया इन 1498 एडी में वाया केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप होते हुए 1498 में वॉक्सो डी गामा ने एक सी रूट भारत के लिए खोजा। अब सी रूट खोजने के साथ ही, चलिए पहले आपको यहाँ पर कुछ मैप को थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। ओके, नाउ इसमें आपको वर्ड मैप नहीं है क्या, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, आपको शायद दिख रहा होगा, अगर नहीं, एक मिनट, अरे नाउ आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा आपको कुछ चीज़ें, है ना, ठीक। चलिए, अब ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये पार्ट इस तरह से, ये पार्ट इस तरह से, ये पार्ट इस तरह से, इसमें ये पूरा कंप्लीट होता है। अब ये क्या है, ये है साउथ अफ्रीका, ठीक। अब हमारा जो ये पुर्तगाली जो आए थे वो यहाँ से आए थे। पहले ये सब जितना भी यूरोपियंस हुआ करते थे ये सब इस तरह से होते हुए, और ये आपका देख पा ये वाला रीजन, ये रीजन आपका कॉन्स्टेंटिनोपॉल कहलाता था। यहाँ से होते हुए ये सब बाई रूट ये इंडिया आ जाते थे। अभी क्या हुआ, जब इंडिया पे कब्जा हो गया, या जिब्राल्टर से भी होते हुए, ये भूमध्य सागर है पूरा आपका, ये भूमध्य सागर है, इससे होते हुए यहाँ से पकड़ के ऐसे निकल आते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, जब ये सब चीज़ें बंद हो गई, तभी लोगों ने सी रूट ढूंढने की कोशिश की, तो पुर्तगालीज ये अटलांटिक ओशन होते हुए पूरा यूरोप का चक्कर लगाते हुए, आप सी रूट अपने मैप में देखिए, और यहाँ पे कुछ थोड़ा रुके, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रुक के इन्होंने कुछ
बताया जाता है कि खेतियां की और कुछ ऐसे करे, क्योंकि रुके और यहाँ पर रेस्ट किया, और इसी प्लेस का नाम रख दिया केप ऑफ गुड होप, है ना। तो इसी का नाम इन्होंने रखा केप ऑफ गुड होप, है ना। तो इस तरह से इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, है ना। फिर ये यहाँ से चले नेक्स्ट रूट पकड़ के, और ये यहाँ से होते हुए ये कलिकट पहुंच गए, भारत के कलिकट रीजन में। ठीक है, कब? 1498 में। ठीक है, और इस पे इन्वेड कब हुआ था? 1453 में, जब ऑटोमन टर्की ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। उसके साथ ही इस पर इन लोगों ने क्या किया? सी रूट फाइंड किया। ठीक है, सी रूट को डिस्कवर किया। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा इंडिया के बारे में। ठीक, नाउ वापस हम आते हैं। फिर क्या हुआ? 15वीं शताब्दी के यूरोप में पुनर्जागरण, ठीक है, की भावना बढ़ गई। यूरोपीय जो अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, जिससे वस्तुओं की जो डिमांड बढ़ने लगी। कालीकट में इधर बात हुई, कालीकट की बात करें हम लोग, तो इस यहाँ पर जब ऑक्सफोर्डियामा पहुंचा, तो पहुंचते ही यहाँ के हिंदू शासक जमोरिन द्वारा उसका स्वागत किया गया, है ना। जमोरिन द्वारा क्या किया गया? इसका स्वागत किया गया। और वॉक्सो डी गामा 3 महीने तक भारत में रहा, है ना। इसके बाद फिर से पुर्तगाल वापस चला गया था। तो तो 3 महीने तक रहा, और जमोरिन ने इसका स्वागत किया। और वाया कैसे आया था? केप ऑफ गुड होप, याद रखिएगा। और जो जमोरिन थे वो हिंदू शासक हुआ करते थे, और 3 मंथ, है ना, 3 महीने तक रुका। इसके बाद फिर से वापस चला गया, और यहाँ से जो ले गया था जो भी मसाले, उसको एक हाई रेट पे, बड़ी अच्छे उस पर इसने बेचा। फिर इंग्लिश लोग आए, उन्होंने इस्टेब्लिश की, और डच लोग आए, उन्होंने नीदरलैंड की बात की, डेनमार्क, डेनिश आए, उन्होंने भी किया। ये सब एक दूसरे पर अटैक करते रहे और इस्टेब्लिश होते रहे। ठीक, तो इसको यहाँ पर आप समझते हैं, ये आप मैप एक देख पा रहे हैं। इसमें आपने एक चीज देखी, ये आप देखिए, ये पूरा अलेक्जेंडर और जितने भी मुगल हुआ करते थे वो सब इस रीजन से आए। ठीक है, ये एम्पायर ऑफ द अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा। ठीक है, जो ग्रीक का था उसने इस पे कब्जा कर लिया था, और उसी के साथ ही ये धीरे धीरे ये पूरा इंडिया आने वाला था, लेकिन इंडिया पे पौरुष ने उसको हरा दिया था, याद रखिएगा। ठीक, नाउ सेकंड की हम अगर डिस्कस करें, तो इसमें हम डिस्कस कर रहे थे भारत के दूसरे उसकी बात करें। यहाँ पर मुगल एम्पायर है ना। तो मुगल एम्पायर में अगर हम डिस्कस करें, तो आप ये देखिए लाइन यहाँ पर एक आपको लाइन दिख रही होगी कि मुगल एम्पायर किसकी? ये बाबर दिख रहा है ना। तो ये जो रीजन है पूरा, ये रीजन, ये इतना लाहौर तक बाबर आया था, लाहौर के बाद वापस चला गया था। फिर अकबर ने 1605 में अकबर ने ये जितना आपको ये रीजन दिख रहा है ना, इस पे कब्जा कर लिया था, और यहाँ पर राजपुताना पर कब्जा किया, फिर छुटाया, फिर कब्जा, उसकी अलग कहानी है। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एरिया आपकी बात करें तो मध्य प्रदेश, इधर पंजाब, इधर
थोड़ा उड़ीसा कलिंग वाला युद्ध की बात करें, और बंगाल और ये इस वाले रीजन पे इतना कब्जा कर लिया था। ये अकबर का 1605 में अकबर ने इतना कब्जा किया। इसके साथ ही अकबर के बाद दूसरा जो किंग हुआ वो आया, उसका नाम था, क्या नाम था, औरंगजेब। औरंगजेब ने क्या किया, ये औरंगजेब की बात करें 1707 तक, इसने इस रीजन पे दिल्ली पर तो था ही, दिल्ली के साथ इसने दक्कन पर भी कब्जा किया। दक्कन वाले रीजन जहां पर वीर शिवाजी की तलवारें बोली थी, है ना, तो ये दक्कन वाले रीजन पे कब्जा किया। मोस्ट ऑफ द पूरे इंडिया पे कब्जा किया था औरंगजेब ने, कुछ पॉलिसीज को फॉलो करते हुए। लेकिन यहाँ पर एक बात करें, ये वाला पूरा रीजन यहाँ पर जो हमारा दक्कन वाला रीजन हुआ करता था, महाराष्ट्र में मोस्ट वीर शिवाजी ने उनको बार बार हटाते रहे, लेकिन जब आफ्टर सम टाइम उसका कब्जा ही माना जाएगा कि उसने कर लिया था, हरा दिया था किसी मित्रता से या कैसे भी, हाँ हरा दिया था। तो ये पूरा मुगल का हो गया। मुगल ने इतने उस वर्षों में कब्जा किया और इतना सब इसमें ऐड करते रहे। इसके साथ ही फिर नेक्स्ट था हमारा, इसमें अगर हम बात करें, जो यूरोपियंस आए, तो यूरोपियन ने भारत पे कब्जा किया, ठीक है। तो यूरोपियंस ने जब भारत पर कब्जा किया तो सबसे पहले कहाँ आए थे, ये यहाँ पर कलिकट आए, ठीक है। और इसी के साथ ये कलिकट आए, सॉरी वो वहां लग गया, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1498 में आए। फिर इसी के साथ कोची में, और देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इंग्लिश, जहाँ पर प्लस का चिन्ह बना है, जहाँ पर फ्रेंच वाला 3 वाला बना है, डच, डैनिश, इस तरह से आप पुर्तगालीज आप पहचान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये हमने सबसे पहले जो एरो का निशान लगाया, यहाँ पर कौन सा 1498 में कलिकट पे कौन आया था, केरल के पास पुर्तगालीज आए थे, है ना। इसी के साथ आप यहाँ पर कोची में देखिए, पुर्तगालीज भी थे और डच भी थे, और यहाँ पर पुर्तगालीज और फ्रेंच भी हुआ करते थे, है ना। फिर इसी के साथ पुर्तगालीज ये दमन एवं दीव पहुंच गए। फिर यहाँ पर सभी लोग थे, यहाँ पर इंग्लैंड के सूरत में हुआ करते थे, दमन में पुर्तगालीज हुआ करते थे, ठीक है। और फिर जो वेशियन हुआ करता था, मुंबई वाला रीजन हुआ करता था, उसमें डच और इंग्लैंड दोनों हुआ करते थे। गोवा में डच हुआ करते थे, अभी तक डच लोगों के गोवा अभी तक लोगों के कब्जे में था, ठीक है। फिर इसी के साथ तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डैनिश लोग आए, जो पूर्वी, ये पश्चिमी कोस्ट था, अब पूर्वी किनारे पर भी बसने लगे। पुलिकट पे जो है इंग्लैंड के आपको डच के लोग मिलेंगे, डच हो गया, है ना। मद्रास में आपको इंग्लैंड के लोग मिलेंगे, ठीक है, मद्रास में इंग्लैंड के लोग मिलेंगे। इस तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये फ्लैग के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर, हाँ, कलकत्ता में इंग्लैंड के लोगों का भी था, डैनिश लोग भी थे, कुछ पुर्तगालीज भी हुआ करते थे, फ्रांस के लोग भी हुआ करते थे, और साथ में डैनिश लोग भी हुआ करते थे। लेकिन विशाखापट्टनम में इंग्लैंड हुआ करता था, यमन में फ्रांस हुआ करता था, ठीक है। और मछलीपत्तनम की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर डच लोग हुआ करते थे। इन लोगों ने जब यहाँ पर आए सभी, तो एक दूसरे के साथ भी युद्ध किया इन लोगों ने। ये आप ईयर देख लीजिए, 1498 से स्टार्ट होके 1739 तक ये सब आते गए, आपस में भी ये लड़ते रहे, क्योंकि इन लोगों को क्या करना था, एक दूसरे को हटा के अपना कब्जा करना था, क्योंकि अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश करनी थी। सबसे लास्ट में अगर हम डिस्कस करें तो इंग्लैंड जो है, इंग्लिश लोग रह गए थे, बाकी छोटे छोटे भले पुर्तगाली जैसे कहीं रह गए गोवा में, और बाकी सभी को इन लोगों ने या किसी न किसी तरह से हरा के वापस यूरोप को भेज दिया था। अब सिर्फ यहाँ पर जो हमारा ब्रिटेन हुआ करता था, वो उसका कब्जा था इंडिया पे, ठीक। फिर इसी के साथ स्टार्ट होता है जो हमारा, अभी तक आपने सब समझ लिया, अब हम डिस्कस करेंगे पूरा 1857 से स्टार्ट करेंगे अपनी इंडियन मूवमेंट्स को, है ना। एक बार यूरोप को आपको दिखा दें कहाँ पे क्या था, इसके बाद फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। आज यही एक व्यू पूरी क्लास रहेगी, जिससे आपको नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है।
अब देखिए, ये पुर्तगाल था, एक पोस्ट रीजन पे पुर्तगाल, ठीक है, ये पुर्तगाल की बाउंड्री। इसके बाद ये स्पेन हुआ करता था, ठीक, फिर फ्रांस। तो ये सभी इधर से जाते रहते थे, ठीक, स्पेनिश स्पेनिश सभी लोग। ये पूरा हमारा मेडिटेरियन सी, ये देखो लिखा भी है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर हुआ करता था। ये आपका जो कुस्तुनिया था ये यहाँ पर हुआ करता था ब्लैक सी और एजियन सी के मिड में। इसी पर टर्कियों ने, जो ऑटोमन एम्पायर था, उसने कब्जा किया था, ठीक है नाउ। फिर इसके बाद ऑटोमन एम्पायर, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में आपको पता है ये पूरा यूनाइटेड किंगडम था, लेकिन इसमें इंग्लिश इंग्लिश लोग थे, ठीक है, वेल्स थे, फिर आयरलैंड भी था इसमें, है ना, और वेनिस, ये सब लोग यहाँ पर थे। स्कॉट भी था इस पे, है ना, स्कॉट भी इसमें आता था। तो 4 अलग अलग देशों का समूह हुआ करता था यूनाइटेड किंगडम। फिर इसके बाद हमने बात की स्वीडन की, स्वीडिश लोग भी आए थे। यहाँ पर डेनमार्क के लोग भी आए थे, है ना। डेनमार्क के साथ आपके यहीं पे ये नीदरलैंड, आप देखिए नीदरलैंड के लोग भी आए थे, है ना। जो हमने आपको एक लिस्ट दिखाई उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नीदरलैंड भी था, है ना। और फिर बाकी अपना नॉर्वे और ये सब तो साथ में और भी आते थे इसके अंतर्गत लोग, है ना। तो ये सब पूरा एक जो मेन हमारा है यहाँ पर, आप सिर्फ आप नंबर याद रखिए, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस 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 के बाद नीदरलैंड, डेनमार्क, डेनमार्क के बाद यूनाइटेड किंगडम में आप इंग्लैंड, लंदन इसे इंग्लैंड बोलते हैं, या पूरा ब्रिटेन याद रखिए, है ना। इसको आपको याद रखना है, इतनी चीज़ें आपको याद रखना। और स्वीडन के लोग भी आए थे, और साथ में जब ऑटोमन एम्पायर का नाम याद रखिएगा कहाँ पे था, इसकी खलीफा की कहानी हम आगे खिलाफत मूवमेंट में डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये यूरोप था हमारा। तो आई थिंक आप यूरोप का भी मैप इजिली जो है समझ गए होंगे कि कहाँ पे क्या था। तो यहीं से कहानी शुरू होती है हमारे भारतीय जो राष्ट्रीय जो मूवमेंट हुए थे उनकी। और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय जो हमारी कहानियाँ, जो हमारी स्वतंत्रता की जो कहानी है उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा मुख्य रूप से माना जाता है कि गांधी युग, है ना, एज ऑफ द गांधी, ठीक है, या गांधीयन एरा के रूप में देखा जाता है, ठीक। तो इसके बारे में, अब पुर्तगाल के जो राजा थे, एक गवर्नर नियुक्त किया गया था जो पुर्तगाल का था, उसे हम फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वो, अब इसने बहुत से जो समुद्र के चारों तरफ एरिया हुआ करती थी समुद्र की, तो जो कोस्टल रीजन हुआ करता था उस पर नज़र रखता था, और कोस्टल रीजन को जो कि कोई दूसरा अटैक ना करे, कोई और ना आए, उसकी बात करता था। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपनी जो कहा हिस्ट्री है। तो आई थिंक आप ये मैप वाला समझ गए होंगे, आपने यहाँ पर पुर्तगाली, फ्रेंच, डच, डैनिश और ये, ठीक, कि कैसे कौन कौन कब आए, ठीक। फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले हम डिस्कस करेंगे अपने इसमें 1857 की थोड़ी कहानी, जो कि हम कल लेक्चर में, और वहीं से हम स्टार्ट कर देंगे हमारा फेस ऑफ द जो इंडियन नेशनल मूवमेंट का है, ठीक है। नाउ थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको बैकग्राउंड आप समझ में आ गया होगा पूरा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम फिर डिस्कस कर देंगे, है ना, थोड़ा बहुत, क्योंकि वो हमारा पार्ट नहीं है, लेकिन आपको आगे फर्दर पढ़ाने के लिए, आपको अटैच करने के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। तो हमने बताया ऑटोमन एम्पायर को आपको याद रखना है मेन, है ना। और बाकी जो हमने पुर्तगाल को बताया, पुर्तगाल के साथ हमने फ्रेंच को बताया, डेनमार्क बताया, स्वीडन को डिस्कस किया, है ना। स्वीडन को डिस्कस करने के साथ ही हमने वहाँ पर ब्रिटेन को डिस्कस किया, और ब्रिटेन 4 पार्टों में डिवाइड था। अगर नहीं है तो आप यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन में जाके आप समझ सकते हैं, ठीक। अब वहाँ पर जो रशिया वन ऑफ द था, लेकिन रशिया भारत पे कभी इन्वेड नहीं किया, ठीक है। इसकी हम तो इसलिए चर्चा नहीं करते हैं। तो हम जब इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे तो हम आगे डिस्कस करेंगे। और हम 1857 से जब से स्टार्ट हुआ मूवमेंट, मेन जो है
उसको थोड़ा थोड़ा करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू सो मच।